हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपका जो चैप्टर चल आज जो स्टार्ट होने वाला है, जो 3rd नंबर चैप्टर है, परागण, निषेचन, भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्धन। यानी पिछली क्लास के अंदर हमने नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना को देखा था और उसमें थोड़ा बहुत निषेचन का प्रोसेस भी देखा था। लेकिन इसके अंदर हम मेनली देखेंगे कि किस प्रकार निषेचन की प्रक्रिया होती है और निषेचन होने के बाद किस प्रकार जो आगे शरीर के भाग बनते हैं, भ्रूणपोष बनता है, वो भ्रूण को कैसे परिवर्तित करता है और भ्रूण का परिवर्धन है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, तो आज हम जो 3rd चैप्टर है वो आपके स्टार्ट करने जा रहे हैं। परागण, निषेचन, भ्रूणपोष तथा भ्रूण का परिवर्धन। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो वर्ड्स आपके आया है परागण। परागण के बारे में हम पढ़ते हैं कि परागण है वो क्या चीज होती है और किस प्रकार परागकण और अंडाशय के मिलने से परागण क्रिया है वो संपन्न होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं परिभाषा बता रही हूं आपको, परागण क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार मनुष्य के अंदर हम देखते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलना है वो निषेचन कहलाता है, उसी प्रकार अगर निषेचन की प्रक्रिया पादपों में होती है तो उसे क्या बोला जाता है, परागण बोला जाता है। यानी अगर मनुष्य की नजर में, हम किसी जीव जंतु की नजर में देखते हैं तो निषेचन को हम क्या बोलते हैं, वो निषेचन होता है अंड युग्मक और जो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलना, यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलना, वो क्या कहलाता है। मानव की नजर में, किसी जंतु की नजर में देखे तो वो आपके निषेचन कहलाता है। लेकिन यही निषेचन की प्रक्रिया जब पादपों में होती है तो उसे क्या बोला जाता है, परागण, परागण बोला जाता है। ध्यान रखिए, परागकण और परागण दोनों अलग अलग चीजें, एक जैसे नाम लगते हैं आपको, लेकिन ध्यान रखना, परागकण है वो नर युग्मक को कहा जाता है, जबकि परागण है वो निषेचन की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी नर युग्मक, पादपों में नर युग्मक या परागकण का मादा युग्मक या अंडे से मिलना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो परिभाषा देखिए, पादपों में नर युग्मक या परागकण का मादा युग्मक या अंडे से मिलना परागण कहलाता है। ठीक है, तो परागण की परिभाषा को नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ये जो परागण की क्रिया होती है इसके अंदर मुख्यतः क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलने को ही परागण कहते हैं। अब ये किस प्रकार होता है कि जो नर युग्मक यानी परागकण है वो निकल कर जाएंगे मादा के शरीर तक और वहां पर मादा युग्मक और नर युग्मक का क्या होगा, मिलन होगा और परागण की प्रक्रिया होगी। यानी परागण के लिए आवश्यक है कि परागकण नर जननांग भाग से निकलकर कहाँ वाले भाग तक जाए, मादा जननांग वाले भाग तक। आपको पता है कि परागकण जब परागकोश का स्फुटन होगा तो वो निकलेंगे और निकलकर या तो वो अपने आप जाएंगे हवा में के द्वारा उड़कर, तो उसको हम बोलेंगे वायु द्वारा परागण, या उस परागकोश पर कोई कीट बैठेगा तो उस पे परागकण चिपक जाएंगे तो वो मादा युग्मक तक ले जाता है उसको, तो उसको हम बोलेंगे कीटों द्वारा परागण। या कोई जलीय जो पादप है उनकी सतह पर जैसे ही जल होता है, परागकण जैसे ही मुक्त होते हैं परागकोश से तो वो पानी के साथ तैर कर मादा जननांग तक जाते हैं, तो उसे बोलते हैं जल द्वारा परागण। तो इस प्रकार परागण की कई विधियां हैं, लेकिन आवश्यक है कि परागकण नर जननांग से निकलकर कहां तक जाए, मादा जननांग तक जाए, क्योंकि जो मादा युग्मक होता है वो मादा जननांग के अंदर होता है, अंडाशय के अंदर होता है।
तो ये प्रोसेस होना आवश्यक है, तो नोट करते हैं नेक्स्ट। परागण प्रक्रिया के लिए, परागण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि परागकण नर जननांग यानी पराग कोश से निकलकर, नर जननांग या पराग कोश से निकलकर मादा जननांग या वर्तिकाग्र भी बोलते हैं उसको, मादा जननांग या वर्तिकाग्र तक पहुंचे। वो पहुंचेंगे तभी कौन सी प्रक्रिया होगी? परागण की प्रक्रिया होगी, क्योंकि यदि परागकण है वो मादा जननांग तक जाएंगे ही नहीं तो फिर दोनों का मिलन नहीं होगा और परागण की क्रिया कंप्लीट नहीं हो सकती। इसलिए आवश्यक है कि नर जननांग से निकलकर परागकणों को किसके पास जाना पड़ेगा? मादा जननांग के पास। नेक्स्ट पॉइंट, परागण क्रिया कई विधियों द्वारा होती है, यानी कई माध्यम होते हैं परागकणों को मादा जननांग तक ले जाने के लिए। परागण क्रिया कई विधियों द्वारा संपन्न होती है, जैसे देखिए कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, यानी ये माध्यम है परागकणों को ले जाते हैं कहां पर? मादा जननांग तक। यानी नर जननांग से उठाकर परागकणों को कहां तक ले जाना? मादा जननांगों तक ले जाना। तो ये प्रक्रिया, ये क्या करते हैं? परागण क्रिया को करवाने वाले माध्यम कहलाते हैं। नोट कर लीजिए पॉइंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो परागण होता है वो दो प्रकार का होता है। आपने नाम सुना होगा, एक होता है स्व परागण और एक होता है पर परागण। तो देखिए स्व परागण और पर परागण में क्या अंतर है? परागण के प्रकार, एक होता है स्व परागण और एक होता है पर परागण। तो देखिए स्व परागण का मतलब क्या होता है कि एक ही पादप के मध्य, जब एक ही पादप में परागण की क्रिया हो, जैसे ये कोई पादप है, इसके अंदर ये उपस्थित है वर्तिकाग्र, ये इस प्रकार का भाग है, जैसे देखिए जब परागण की प्रक्रिया एक ही पादप में हो, यानी एक पादप के अंदर एक पुष्प है वो उभयलिंगी है, उसी में नर जननांग है और उसी में मादा जननांग है, तो नर जननांग में से परागकण निकलकर मादा जननांग में चले जाएंगे और परागण की प्रक्रिया होगी, तो वह एक प्रकार का स्व परागण है। और यदि एक पादप है लेकिन दो अलग अलग पुष्प है, जो एक लिंगी, एक नर पुष्प है वो इधर उपस्थित है, मादा वाला इधर उपस्थित है, तो नर जननांग वाले परागकण निकलकर मादा जननांग में जाएंगे, लेकिन पादप वही है, दूसरा पादप नहीं है। तो जब एक ही पादप में परागण की क्रिया होती है तो उसे क्या बोला जाता है? स्व परागण। लेकिन यदि किसी एक दूसरा अलग पादप है, दूसरा अलग पादप है, इसके पुमंग परागकण निकलकर दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक जाए तो इस प्रकार के परागणों को क्या बोला जाता है? पर परागण। यानी जब परागण की प्रक्रिया एक ही पादप में हो तो उसे स्व परागण बोला जाता है, और जब परागण की क्रिया दो अलग अलग पादपों में हो तो उसे पर परागण बोला जाता है। तो पहले परिभाषा लिखते हैं इसकी।
जब परागण की क्रिया एक ही पादप के मध्य हो। जब परागण की क्रिया एक ही पादप के मध्य हो तो उसे क्या बोला जाता है? स्वपरागण। ये परागण भी आगे दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वयुग्मन और एक होता है सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन और एक होता है सजात पुष्पी परागण। देखिए, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण में क्या अंतर है? स्वयुग्मित तो होता है एक ही पुष्प के अंदर यदि परागण की प्रक्रिया हो जिसमें नर जननांग भी उपस्थित हो और मादा जननांग भी उपस्थित हो, यानी अगर कोई उभयलिंगी पुष्प है तो उसमें जो परागण होगा वो क्या कहलाएगा? स्वयुग्मन। लेकिन किसी एक पादप के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य अगर परागण की क्रिया हो तो उसे क्या बोला जाता है? सजात पुष्पी परागण। यानी कोई एक पादप है, इसका ये जो फूल है वो नर जननांग की तरह काम कर रहा है और ये जो फूल या पुष्प है वो मादा जननांग की तरह काम कर रहा है, तो इसके परागकण निकलकर इसकी वर्तिकाग्र तक जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे सजात पुष्पी परागण। लेकिन यदि एक ही पादप में एक ही पुष्प में नर भाग भी हो और मादा भी हो तो इन दोनों के मध्य जो परागण की प्रक्रिया होगी उसको हम क्या बोलेंगे? स्वयुग्मन बोलेंगे। तो है दोनों प्रकार के स्वयुग्मन ही, लेकिन एक होता है स्वयुग्मन और ये है दोनों प्रकार स्वपरागण का, यानी एक ही पादप में परागण हो रहा है लेकिन जब एक पुष्प के मध्य एक ही पुष्प में हो तो उसे हम बोलेंगे स्वयुग्मन, और अलग अलग पुष्पों में हो लेकिन पादप समान है तो उसको हम बोलेंगे सजात पुष्पी परागण। तो इसकी परिभाषा भी नोट कर लेते हैं। एक ही पुष्प में होने वाला परागण। पुष्प कौन सा होता होगा फिर? उभयलिंगी। और इसमें एक ही पादप के अलग अलग पुष्पों के मध्य परागण। और वो पुष्प कैसे होंगे? एक लिंगी। यानी एक पुष्प है वो नर जननांग की तरह काम कर रहा है, एक में सिर्फ मादा जननांग, यानी एक में सिर्फ पुंकेसर होते हैं और एक में सिर्फ अंडप होते हैं, तो पुंकेसर से परागकण निकलकर अंडप तक जाते हैं। तो इस प्रकार का परागण कहलाता है सजात पुष्पी परागण। और जब एक ही पुष्प में अंडप भी उपस्थित हो और पुंकेसर भी उपस्थित हो तो वो पुंकेसर में से परागकण निकलकर अंडप तक जाते हैं और परागण होता है, उसे हम बोलेंगे स्वयुग्मन। फिर हम देखते हैं पर परागण। तो देखिए, पर परागण क्या होता है? जब परागण की क्रिया अलग अलग पादपों के मध्य हो, अलग अलग पादपों के मध्य हो, तो इस प्रकार का परागण क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा सहित। परागण दो प्रकार का, स्व परागण और पर परागण। और स्व परागण यानी एक ही पादप के अंदर परागण होना, पर परागण यानी अलग अलग पादपों में परागण होना। अब एक ही पादप में अगर एक ही पुष्प में हो रहा है, उसी पुष्प के अंदर मादा भाग भी है और नर भी है, तो इसके परागकण निकलकर इसी भाग तक जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे स्वयुग्मन। लेकिन जब एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य परागण हो, यानी एक लिंगी जो पुष्प होते हैं, इसमें सिर्फ नर वाला भाग है, इसमें मादा वाला भाग है, तो इसमें अपने आप परागण हो नहीं सकता, तो ये परागकण निकल कर मादा वाले भाग तक जाएंगे लेकिन पादप समान है, तो इस प्रकार का परागण क्या कहलाता है? सजात पुष्पी, यानी एक ही जाति के पुष्पों के मध्य होने वाला परागण क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण। और पर परागण बिल्कुल ही अलग 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 पौधों, इस पौधे के परागकण उड़कर कहीं और दूर जाकर किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे और उसके मादा युग्मक के साथ संलयन करेंगे, तो इस प्रकार का परागण क्या कहलाता है? पर परागण। नोट कर लीजिए पॉइंट को।
तो स्टूडेंट्स ये आपने नोट कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो स्वपरागण और पर परागण है ये कब ज्यादा होंगे, इनके लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होनी चाहिए, यानी किसी भी पादप में स्वपरागण करवाने के लिए क्या उपयुक्त वातावरण होना चाहिए, क्या अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए, और पर परागण होने के लिए भी क्या अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वपरागण होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां। किसी भी पादप में स्वपरागण हेतु अनुकूल परिस्थितियां। तो देखिए 3 पॉइंट काम आएंगे। एक नाम आता है उभयलिंगी पादप, दूसरा है अनूनमिल्यता, और तीसरा है समकाल पक्वता, समकाल परिपक्वता। अब देखिए 3 ये अनुकूल परिस्थितियां अगर किसी पादप के अंदर होगी तो उस पादप के अंदर कौन सा परागण होगा, हमेशा ही क्या होगा, स्वपरागण होगा। अगर किसी पादप में 3 स्थितियां हैं तो उनमें स्वपरागण के चांस ज्यादा रहते हैं। पहला नाम है उभयलिंगी पादप। उभयलिंगी पादप का मतलब है कि ऐसे पादप जिनके अंदर नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है, तो उनमें बाहर से परागकणों को लाने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने परागकणी अपने मादा युग्मक तक, वर्तिकाग्र तक, अंडप तक पहुंच जाते हैं। और कौन सी प्रक्रिया होती है, स्वपरागण। लेकिन यदि किसी पादप एक लिंगी है, उसके अंदर सारे ही पुष्प है वो नर वाले हैं या सारे ही पुष्प मादा वाले हैं, तो उसको बाहर से परागकण लाना पड़ेगा, या जो अपने परागकण है बाहर किसी पौधे के मादा भाग तक पहुंचाना पड़ेगा, तो पर परागण करवाना पड़ेगा, ये आवश्यक है। लेकिन यदि उसको स्वपरागण करवाना है तो आवश्यक है कि उस पादप के जो भी पुष्प है वो कैसे होने चाहिए, उभयलिंगी होने चाहिए। या ये सारे पुष्प उभयलिंगी ना हो तो कुछ जो नर वाले हैं तो कुछ मादा वाले भी होने चाहिए, तो स्वपरागण की प्रक्रिया हो सकती है। दूसरा पॉइंट है अनूनमिल्यता। अनूनमिल्यता का मतलब है कि ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद रहते हैं। अब वो बंद रहेंगे तो उनके अंदर नर वाला भाग भी होगा और मादा वाला भाग भी होगा, तो वो उनके अंदर अंदर ही अंदर निषेचन होता रहेगा, क्योंकि वो खुलेंगे नहीं तो बाहर के परागकण आ नहीं सकते, इसके परागकण बाहर जा नहीं सकते। हमेशा बंद रहेंगे तो उनके अंदर कौन सा परागण रहेगा, स्वपरागण। तीसरा है समकाल पक्वता। जो नर युग्मक और मादा युग्मक है या नर जननांग और मादा जननांग है उनका एक साथ परिपक्व होना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि नर जननांग पहले विकसित हो गए, मादा जननांग विकसित नहीं हुए, तो उनमें परागण की प्रक्रिया नहीं हो सकती। या कभी ऐसा होता है कि मादा जननांग परिपक्व हो गए, नर नहीं परिपक्व होते, तो भी उनमें परागण नहीं हो सकता। तो आवश्यक है कि दोनों एक ही समय में साथ साथ क्या हो, परिपक्व हो, तो उनमें परागण के चांस है वो ज्यादा रहता है स्वपरागण के। तो ये 3 अनुकूल परिस्थितियां होती है किसी भी पादप में स्वपरागण करने हेतु। तो इसको पॉइंट्स में लिखते हैं। यदि पादप में नर जननांग तथा मादा जननांग दोनों उपस्थित हो तो स्वपरागण होता है। तीसरा है ऐसे पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं, अनूनमिल्य पुष्प कहलाते हैं। तथा उनमें स्वपरागण होता है। तीसरा है समकाल परिपक्वता। नर जननांग तथा
मादा जननांग का एक साथ परिपक्व होना, इसे क्या बोलेंगे? समकाल परिपक्वता। तो क्या होगा, इनके अंदर स्वपरागण के चांस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो नोट कर लीजिए तीनों पॉइंट्स को। तो ये हमने स्वपरागण हेतु उपयुक्त परिस्थितियां देखी। अब हम देखते हैं पर परागण के लिए अनुपयुक्त परिस्थितियां। जैसे स्वपरागण के लिए था समकाल पक्वता, तो इसका उल्टा इसमें होगा विषम काल पक्वता। यानी जब नर और मादा जननांग है वो अलग अलग समय में विकसित हो तो उनमें पर परागण ज्यादा होता है। यानी नर और मादा जननांग यानी पुंकेसर और वर्तिकाग्र है वो एक साथ विकसित ना हो, अलग अलग समय में विकसित हो, तो उसे क्या बोला जाता है? भिन्न काल पक्वता या विषम काल पक्वता बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए विषम काल परिपक्वता दो प्रकार की होती है। एक तो वो जिसके अंदर वर्तिकाग्र पहले विकसित हो जाती है, और एक वो जिसके अंदर पराग कोष पहले परिपक्व हो जाते हैं। तो देखिए तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पूर्वता और एक होता है स्त्री पूर्वता। पूर्वता का मतलब है जब परागकण पहले जब पराग कोष पहले विकसित हो जाए, जब पराग कोष पहले विकसित हो जाए तो भी क्या होगा? पर परागण होगा। और जब वर्तिकाग्र पहले विकसित हो जाए ठीक है, तो पहली परिस्थिति ये है विषम काल परिपक्वता। दूसरी स्थिति है एक लिंगता, एक लिंगी पादप या एक लिंगी पुष्प। यानी जब पुष्प में केवल नर जननांगी उपस्थित हो या केवल मादा जननांग भी उपस्थित हो तो उनके अंदर पर परागण के चांस है वो बढ़ जाते हैं। जब पुष्प में केवल या तो मादा जननांग या नर जननांग उपस्थित हो तो उनके अंदर कौन सा होगा? पर परागण होगा। तो दोनों उपयुक्त परिस्थिति लिख लीजिए।
उसके बाद अगले जो परिस्थितियां हैं, तीसरी है, एक है स्वबंध्यता। स्वबंध्यता। और एक है अवरुद्ध परागणता। देखिए सामान्यतः क्या होता है कि ये जो वर्तिकाग्र है ये क्या करती है, पराग कणों का अंकुरण करती है, यानी जैसे ही पराग कण इस पर आकर गिरेगा तो ये इसको अंकुरित करेगी और पराग कण से किसका निर्माण हो जाएगा, पराग नली का निर्माण हो जाएगा। लेकिन कुछ पादप, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनकी वर्तिकाग्र है वो खुद के पराग कणों को या अंकुरित नहीं होने देती है, उनका अंकुरण नहीं करती है। तो इस प्रकार के विधि को क्या बोलते हैं, स्वबंध्यता। एक होती है अवरुद्ध परागणता। अवरुद्ध परागणता के अंदर होता है कि किसी भी शारीरिक संरचना की बनावट में थोड़ी सी चेंज हो जाने से भी वर्तिकाग्र है वो परागकण का अंकुरण नहीं कर पाती है, तो उसे क्या बोला जाता है, अवरुद्ध परागणता। तो समान प्रकार के परागकणों का जब वर्तिकाग्र अंकुरण नहीं होने देती है तो उनके कारण भी पर परागण करवाना है वो आवश्यक हो जाता है। तो इसको नोट करते हैं। जब वर्तिकाग्र द्वारा पराग कणों का अंकुरण ना कर पाना। अगला है अवरुद्ध परागणता। किन्हीं शारीरिक बनावट में किन्हीं शारीरिक बनावट की भिन्नता के कारण स्वपरागण रुक जाना। तो इनमें भी फिर कौन सा परागण करवाना पड़ता है, पर परागण करवाना पड़ता है। नोट कर लीजिए। और इसका एक लास्ट जो अनुकूल परिस्थिति होती है पर परागण की वो होती है विषम वर्तिकात्व। तो देखिए विषम वर्तिकात्व का मतलब क्या होता है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें वर्तिका लंबी होती है और पुंकेसर है वो छोटे होते हैं, परागकण पुंकेसर छोटे होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि परागकण सही उपयुक्त नहीं हो पाता है स्व परागण, फिर उनको बाहर से दूसरे परागण लाने पड़ते हैं। या कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें वर्तिका बहुत छोटी होती है और पुंकेसर बहुत लंबे होते हैं, तो उनके अंदर भी स्व परागण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की जो वर्तिका के अंदर डिफरेंस होता है लंबाई के अंदर, उसके कारण स्व परागण रुक जाना भी पर परागण की एक अनुकूल परिस्थिति है। तो देखिए विषम वर्तिका में कुछ पादपों में वर्तिका पुंकेसरों से लंबी होती है। जैसे देखिए ये वर्तिका तो इतनी लंबी है, इसके पार वर्तिकाग्र है, और जो पुंकेसर है वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। ये है पुंकेसर और ये है वर्तिका, ठीक है। जबकि कुछ पादपों में वर्तिका छोटी तथा पुंकेसर लंबे होते हैं। तो इनके अंदर क्या होगा,
वर्तिका बिल्कुल छोटी है, जबकि पुंकेसर है वो बहुत ज्यादा लंबे हैं, तो इनके अंदर भी स्वपरागण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे जो पर परागण को प्रेरित करते हैं और स्वपरागण को रोकते हैं, नोट कर लीजिए। तो देखिए, ये तो हमने स्वपरागण और परपरागण में अंतर देखा। अब हम देखते हैं कि जो स्वपरागण होता है, यानी एक ही पुष्प के मध्य होता है या एक पादप के पुष्प के मध्य होता है, तो स्वपरागण में परागकणों को ज्यादा लंबा सफर तय नहीं करना पड़ता। या तो बिल्कुल वही पुष्प है तो यहां से निकले यहाँ पे चले गए, और या अगर पास पास में ही पुष्प है तो यहाँ से परागकण निकलकर उस पर चले गए। लेकिन आवश्यकता किसमें होती है? पर परागण में किसी गाड़ी की, वाहक की आवश्यकता होती है परागकणों को ले जाने के लिए, क्योंकि पर परागण का मतलब है कि एक पादप के परागकणों का दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। अब ये परागकण अपने आप चलकर तो जा नहीं सकते, तो इनको ले जाने के लिए कई माध्यम आवश्यक होते हैं, कई घटक होते हैं, जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक यानी कुछ जीव जंतुओं के द्वारा परागकणों को ले जाया जाता है, अजैविक घटक यानी वायु के द्वारा, जल के द्वारा परागकणों को ले जाया जाता है। तो ये कहलाते हैं पर परागण में परागकणों का वाहन करने के लिए जो कौन कौन से होते हैं, बीच में माध्यम का काम करते हैं। तो अब हम देखते हैं पर परागण की विधियां, यानी परागकणों को ले जाने के आधार पर परागण की विधियां बताई गई है। पर परागण की विधियां, इसमें क्या लिखेंगे? परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जैविक घटकों जैसे पक्षी, कीट आदि। परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जैविक घटकों या अजैविक घटकों, अजैविक घटकों, जल, वायु, अजैविक घटकों द्वारा होता है। यानी पर परागण में एक पादप के परागकणों को दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक जाना है। अब वो पादप पास में भी हो सकते हैं, बहुत दूर भी हो सकते हैं। तो परागकणों को ले जाने के लिए या तो परागकण वायु के साथ जुड़ उड़कर जाते हैं, उनको बोलते हैं वायु परागण, या परागकण जल के साथ तैर कर जाते हैं, उनको बोलते हैं जल परागण, या परागकण है वो पक्षियों के चिपक कर जाते हैं, उनको बोलते हैं पक्षी परागण, और यदि परागकण कीटों के साथ चिपक कर जाते हैं तो उनको बोलते हैं कीट परागण। तो इस आधार पर परागण की कई विधियां हैं। सबसे पहली विधि है वायु परागण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि परागकणों का परिवहन जब वायु या हवा के द्वारा किया जाता है तो उसे वायु परागण बोला जाता है। और वायु के साथ परागकण उड़ने के लिए परागकणों में अनुकूलन क्या होना चाहिए? वो हल्के होने चाहिए, शुष्क होने चाहिए,
और उसके अलावा बिल्कुल बारीक संरचना होनी चाहिए उनकी। और इस प्रकार के पौधे जिनमें वायु परागण होता है उनकी जो वर्तिकाग्र होती है वो रोम जैसी संरचना वाली होती है, ताकि चलते हुए परागकणों को वो ग्रहण कर सके। और वायु परागण में परागकणों का अत्यधिक मात्रा में निर्माण होता है, क्योंकि अगर उसने एक दो परागकणों का निर्माण किया तो वो उड़ते उड़ते पता नहीं लुप्त हो जाए, कहीं चले जाए, लेकिन बहुत अत्यधिक मात्रा में अगर परागकण जाएंगे तो कुछ तो जाकर वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। तो देखिए, जब परागकण वायु द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचाए जाते हैं तो इस प्रकार के परागण को वायु परागण कहा जाता है। ठीक है, वायु परागित पादपों के परागकण हल्के, सूक्ष्म तथा अत्यधिक मात्रा में निर्मित होते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। अत्यधिक मात्रा में निर्मित होते हैं तथा इन पादपों की वर्तिकाग्र रोमिल होती है, ताकि वो परागकणों को आसानी से ग्रहण कर पाए। ठीक है, तो वायु परागण में पहले तो परिभाषा ध्यान रखनी है। अगर परागकणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा किया जाए तो उसे वायु परागण बोला जाता है। यह आपको पूछा जा सकता है कि वायु परागित होने वाले पादपों के परागकण किस प्रकार के होते हैं। तो इनके जो परागकण होते हैं वो हल्के होते हैं, सूक्ष्म होते हैं तथा इन अत्यधिक मात्रा में इनका निर्माण होता है। ठीक है, और पूछा जा सकता है वायु परागित पादपों की वर्तिकाग्र कैसी होती है। तो इनकी जो वर्तिकाग्र होती है वो रोमिल होती है। आया समझ में? तो नोट कर लीजिए वायु परागण को। तो यहाँ पर हमने परागण के प्रकार, स्वपरागण, पर परागण, उनके अनुकूलित स्थितियां और परागण के विधियों में एक सबसे पहली विधि पढ़ी हमने वायु परागण। तो बाकी जो विधियां हैं जल परागण, कीट परागण, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।